गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक लेक्चर मैं पहले भी दे चुका हूं और उसमें करंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। करंट का कौन सा फॉर्मूला हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था? I बराबर NAV इनटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब देखो यहाँ मैंने बताया था जो चार्ज कैरियर है उनकी वेलोसिटी है v, लेकिन एक्चुअल में इस v का मतलब होता है dd। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब बेसिकली होता है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन इसको डिटेल में मैं ना बाद में डिस्कस करूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है। तो हमारे ये जो करंट का फॉर्मूला होता है इसमें v की जगह हम कौन सी वेलोसिटी लिखते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब देखिए एक दूसरा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन को जो करंट को निकालना है, हम ये जानते हैं कि चार्ज अगर चल रहा है उसकी वेलोसिटी है तो हम उस चार्ज के मोशन को करंट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जैसे एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसके कारण कितना करंट होगा वो हमें बताना है। ये चार्ज q है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इस सर्कल में मूव कर रहा है। अब देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ये पास होगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी का कांस्टेंट है इस चार्ज की तो इसके कारण जो भी करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट करंट होगा। और अगर करंट कांस्टेंट होता है तो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट बराबर होते हैं। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब चार्ज का मतलब क्या है? जैसे यहाँ ए पॉइंट है, इससे ये चार्ज स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में वापस यहाँ आया, तो इस जगह से Q के बराबर चार्ज फ्लो होने में कितना टाइम लगा? इसका टाइम पीरियड। तो हम यहाँ करंट को कैसे लिखेंगे? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया। इसमें T का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये जो टाइम है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में टाइम है, और एक राउंड में जो डिस्टेंस चलेगा इस सर्कल की पेरीमीटर 2 पाई r के बराबर चलेगा। तो इससे हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो टाइम पीरियड इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा, उसको यहां रख देंगे तो करंट कैलकुलेट होगा। तो इतना इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट का आने के बाद इसको 1 इसको ये भी लिख सकते हैं F इंटू चार्ज लिखा जा सकता है ना। F का मतलब क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। F से मतलब है, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 टाइम पीरियड के बराबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला होता है, देखो फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। और इसमें ओमेगा का मीनिंग क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, जबकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड और हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स, और 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। टाइम पीरियड की तो सेकंड है ही सही। अब देखिए इसके अलावा अगर मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ये चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हम करंट कंसीडर करेंगे। तो ये चार्ज अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो इस चार्ज के मोशन को हम इक्विवेलेंट करंट मान सकते हैं कि इस सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट की वैल्यू आई हमने, ये एरो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन वही होगा जो चार्ज का इस सर्कल में मूव करने का डायरेक्शन होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट उसके कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये इसका कंसेप्ट।
अब देखो जो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी ना, उस पॉजिटिव चार्ज के मोशन के कारण जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज जिस तरफ चलेगा उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से अपोजिट होता है, उसकी वेलोसिटी से अपोजिट होता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। अब देखिए अगला टॉपिक, अभी तक मैंने आपको बताया कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या होता है, कई बार करंट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है वेक्टर फॉर्म में, जबकि है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम करंट के साथ साथ एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जे के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और करंट डेंसिटी क्या होती है, देखिए करंट को अगर हम डिफरेंशिएशन करें डिवाइडेड बाय एरिया, अगर करंट का डिफरेंशिएशन एरिया के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बेसिकली करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगी करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की यूनिट है, डेफिनेशन है करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, और इसको जे के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट का अगर हम एरिया के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो करंट डेंसिटी के बराबर होगा, और इससे हम इसकी यूनिट बता सकते हैं। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। इसके बाद देखो हम ये जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर करंट को डिफरेंशिएट करोगे तो डेंसिटी मिलेगी, और डेंसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो करंट मिलेगा। तो ये एक दूसरे के दोनों के, अब करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एज ए वेक्टर ले सकते हैं, एज ए स्केलर ले सकते हैं, तो वेक्टर। और यहाँ मैंने जो क्वांटिटी मिलेगी करंट ये स्केलर मिलेगी, तो यहाँ मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है इसका J डॉट स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में हम जानते हैं cos थीटा आता है तो cos थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन में, थीटा का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो ये थीटा का मतलब है जो एरिया है जिसमें से पास होने वाला करंट हमें निकालना है उस एरिया का डायरेक्शन इधर है और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल को हम थीटा कहेंगे। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। इस फॉर्मूले से हम टोटल करंट निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं जब करंट डेंसिटी जिस भी रीजन में से पास होने वाला मुझे करंट निकालना है, अगर उसके उस रीजन में हर जगह करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, अलग अलग जगह अलग अलग हो, तो इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन जैसे मान लो इस रूम में करंट निकालना है, टोटल कितना करंट पास हो रहा है और रूम में हर जगह करंट डेंसिटी एक जैसी है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो स्पेशल केस इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो ये J इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हम करंट को कैसे निकाल पाएंगे, करंट बराबर होगा J डॉट A दैट इज इक्वल टू JA cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम करंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी लगेगा जब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी में ये हमारा रिजल्ट आता है। अब देखिए एक और चीज, मैंने अभी कहा करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड यहां से निकालो कि डायरेक्शन क्या होगा करंट डेंसिटी का, तो डायरेक्शन ये होता है
जो करंट का डायरेक्शन होता है वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बारे में एक पॉइंट लिखो, डायरेक्शन, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड करंट आर सेम, ये अपना पॉइंट लिख लें। करने इसको नोट। अब देखो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसमें से यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट बाहर निकल रहा है। कंडक्टर, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और सिलेंडर की लेंथ L है और रेडियस R है। अब अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है और करंट डेंसिटी हमें J दे रखी है, तो हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो होगा, इस सिलेंडर में से कितना करंट फ्लो रहा है, ये हमें निकालना है। अब देखो करंट डेंसिटी J लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये J यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी, अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो करंट को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और टोटल करंट किसके बराबर होगा, JA cos थीटा। अब देखो यहां पर जैसे इस सेक्शन पे मैं बात करता हूं, ठीक है, इस सेक्शन पे करंट का डायरेक्शन ये है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अब यहां इस डायरेक्शन में करंट, ये जो प्लेन सरफेस है ये डिस्क के शेप की होती है ना सिलेंडर में, अब इस अगर प्लेन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन देखूंगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो हमें इस रीजन से पास होने वाला करंट निकालना है और इस रीजन का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो एरिया और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 डिग्री। और इस प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। इस प्लेन सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, अब ये वैल्यूज यहां रखकर करंट का आंसर निकालेंगे, तो करंट का आंसर क्या आ जाएगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये इस करंट डेंसिटी का आंसर है। करंट इसको हम समझ में आया। यहां एरिया वेक्टर जो है हम करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। अब किसी स्टूडेंट का ये डाउट हो सकता है, सर अगर मैं ये सरफेस दूंगा तो इसमें करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर लोगे तो एरिया और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल 180 होगा, और cos 180 -1 होता है, तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम जो एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे वो करंट के डायरेक्शन वाले को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर किस साइड में लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम मतलब एक तरह से यहाँ थीटा की वैल्यू कभी भी 90 से ज्यादा वाली नहीं लिखते हैं, 90 से कम वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो कर लें इसको नोट।